हेलो फ्रेंड्स, यदि आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है बच्चे। और यहाँ पे देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये जो निर्देशांक ज्यामिति है इसमें नंबर नहीं आ सकते और इसमें दिक्कत आ रही है, तो बच्चे ये बहुत सिंपल खेल है। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है और पूरी वीडियो देखोगे तो यहाँ पे कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों हो रहा है, और वो भी कम से कम फॉर्मूले याद करते हुए कि कैसे अपन जेईई मेंस और जेईई एडवांस में इसमें पूरे नंबर ला सकते हैं, उसके लिए सोचने का तरीका और कैसे अपन इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, तो वो देख रहे हैं। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो देख बच्चे, आज अपना लेक्चर नंबर 10 जिसमें अपन करेंगे दो रेखाओं का विश्लेषण कि वो कैसी कैसी होंगी, उनके बीच में एंगल तो अपन देख चुके हैं पहले ही, दो रेखाओं के बीच में एंगल देखा था। आज अपन वो कैसी समांतर होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, ऐसा और बहुत ही इंटरेस्टिंग। और इस वीडियो में मैं वो चीजें आपको बताने वाला हूं जो एक्चुअल में आपको रियल क्वेश्चन को सोल्व करने में या टेकल करने में मदद करती है। क्या तैयार हैं बिल्कुल आप? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, ध्यान से दो रेखाओं का विश्लेषण। एक रेखा मैंने ये है, दूसरी रेखा मैंने ये लिए रखी, और इसको L1 L2 अगर मेरे को नाम देना हो ना रेखा को, तो मैं कैसे लिखता हूं? 3 बराबर का चिन्ह और इक्वल टू L1। मतलब एक बराबर का चिन्ह यहां आ चुका था तो यहां नहीं लेते हैं, तो इसलिए मैथमेटिक्स में ना 3 बराबर के चिन्ह लगाते हैं। ये ध्यान है क्या? अरे ये वाली लिखती, इसका मतलब होता है इक्विवेलेंस। मतलब इसको या इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं अपन, L1 ऐसा। तो मतलब इस ये वाली जो रेखा है इसका नाम L1 है, इसका नाम L2 है। क्लियर है? तो अब 3 रेखाएं, तो ये कैसी कैसी हो सकती हैं बच्चे? तो कैसी कैसी हो सकते हैं? तो ऐसा भी हो सकता है कि एक और एक दोनों कि एक ऐसी हो जाए, समांतर हो जाए, या ऐसा भी केस हो सकता है एक ऐसी हो एक ऐसी हो, तो ये इंटरसेक्टिंग हो जाए। या फिर एक ऐसा भी केस हो सकता है बच्चे, एक रेखा ऐसी हो और दूसरी रेखा इसके ऊपर ही हो, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट या संगामी। इसको समपाती, समपाती बोलते हैं बच्चे, इसको संगामी नहीं, समपाती। मतलब एक के ऊपर एक ही रेखा हो, एक के ऊपर एक रेखा हो, या ये हो तो दो समांतर, या ऐसे हो। देखो इस वाले बोर्ड में अगर आपको दो रेखाएं, भाई ये 2D पढ़ रहे हैं ना अपन, मतलब इस बोर्ड में दो रेखाएं बनानी है तो उनकी क्या क्या पोजीशंस हो सकती हैं? या तो वो होंगी एक के ऊपर एक, या तो वो होंगी समांतर, या तो वो होंगी प्रतिच्छेदी। तीन ही पॉसिबिलिटी है क्या? बिल्कुल तीन ही पॉसिबिलिटी है। तो अब कंडीशंस क्या आएंगी इनके लिए? कंडीशंस क्या आएंगी? अब समपाती बोलो या समान बोलो, क्योंकि एक के ऊपर एक रेखा आ रही है तो समान ही है। अगर दो रेखाएं समान है तो क्या कंडीशन आती है? दो द्विघात समीकरण समान है तो क्या कंडीशन आती है? तो बच्चे ऐसी चीजें बहुत आएंगी अपने कि दो द्विघात समीकरण समान होगी, दो रेखाएं समान होगी, तो क्या है? तो ये समान वाला जो है ना सिस्टम, उसको समझने की कोशिश करो। जैसे किसी ने एक रेखा का समीकरण ऐसे लिखा, किसी दूसरे को ये पसंद नहीं आया कि यार क्या बकवास लिखा है तूने, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 2 से उसने गुणा कर दिया। अगर 2 से किसी ने गुणा कर दिया, इस रेखा को किसी ने 2 से गुणा कर दिया, तो क्या ये रेखा बदल जाएगी? ये रेखा का समीकरण था, इसको आपने 2 से गुणा कर दिया, तो क्या ये रेखा बदल जाएगी? नहीं। कर ही सकते हो यार मैथमेटिकली, इससे 2 से गुणा करो, क्या ही फर्क पड़ेगा? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कई बार लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं, कई बार इसमें, तो है तो सेम ही रेखा। तो इसलिए जब भी समान हो, अगर दो रेखाएं समान हो, तो अपन क्या करते हैं? इनके गुणांकों का अनुपात समान होना चाहिए। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। क्लियर है क्या बच्चे? क्लियर है क्या बच्चे? तो दो रेखाएं समान है या दो द्विघात समीकरणें समान है, मतलब दोनों ही मूल उभयनिष्ठ है उनके, तो बच्चे उस टाइम क्या आता है कि उनके गुणांकों का अनुपात समान होना चाहिए। क्लियर है बात? और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज होगी। अगर दो रेखाएं समान है तो उनके गुणांकों का अनुपात सेम होना चाहिए। अब यदि दो रेखाएं समांतर है तो बच्चे, अगर दो रेखाएं समांतर है तो तुम क्या बोलोगे? सर M1 बराबर M2, M1 बराबर M2 बोलोगे भाई। अब M1 क्या है? पहली रेखा का M1। ढाल क्या है पहली रेखा का? -A1/B1। दूसरी रेखा का ढाल क्या है? -A2/B2। ये है क्या बच्चे? देखो बच्चे, पहली रेखा का ढाल और दूसरी, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूं, थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं। A1 के नीचे A1/A2। देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, तो ये आ जाएगा B1/B2।
तो ये अपना दो रेखाएं अगर समांतर है तो ये कंडीशन हो जाएगी। कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं बच्चे। हाँ, और अब तीसरा क्या है, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी कब होंगी, जब वो समांतर नहीं होंगी। अगर रेखाएं समांतर नहीं हुई तो प्रतिच्छेदी हो जाएंगी। तो माइनस का a1 बाई b1 इज इक्वल टू माइनस का a2 बाई b2। भाई दोनों का ढाल बराबर नहीं होना चाहिए। अगर रेखाएं समांतर होंगी तो फिर प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, तो इसलिए दो रेखाएं प्रतिच्छेदी है, मतलब m1 नॉट इक्वल टू m2। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, a1 बाई a2, देखो माइनस से माइनस कट कटा जाएगा, और ये b1 बाई b2। तो ये प्रतिबंध आएगा। अब एक छोटी सी बात जो बच्चों को परेशान करती है यहां पे, वो ये, ध्यान से सुन बच्चे। बचपन में आपने क्या पढ़ा है, एक आयत होता है, एक वर्ग होता है। तो आपने एक लाइन पढ़ी होगी, प्रत्येक वर्ग आयत होता है। क्या, प्रत्येक वर्ग आयत भी होता है। अरे आयत होगा ना, आयत की सभी गुणधर्म को संतुष्ट कराए, तो प्रत्येक वर्ग आयत होता है। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, अगर एक के ऊपर एक रेखा है, एक के ऊपर एक रेखा है, तो ये दोनों समांतर तो होंगी। तो जो भी संगामी संपाती रेखाएं आ रही है वो समांतर भी होंगी। देख बच्चे, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। अगर मैं एक के ऊपर एक ही रेखा खींच रही हूं तो ये दोनों समांतर ही हुई ना। तो मतलब अगर संपाती है तो उनको अपन समांतर भी बोल सकते हैं। तो ये बात ध्यान से सुनना, प्रत्येक दो संगामी रेखाएं होते हैं उनको समांतर भी बोल सकते हैं अपन, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब एक के ऊपर एक रेखा है तो उसको समांतर भी बोलते हैं। दोनों की ढाल तो बराबर ही आएगी ना बच्चे, देखिए ये वाला तो बराबर ही आएगा। तो इसलिए जैसे तुम 10th में बोलते थे, प्रत्येक वर्ग आयत होता है। अब मैंने एक वर्ग दिया और आपको पूछा ये आयत है या वर्ग है, तो तुम बोलोगे आयत भी है सर, वर्ग भी है। पर मैं ये पूछूं कि मुझे एक बताओ, क्या ये आयत है या वर्ग, मतलब इनमें से एक ऑप्शन लेना हो। अब एक ऑप्शन लेना हो तो क्या, तो फिर तुम वर्ग बोलोगे, वर्ग ही बोलोगे। तो मतलब अगर अपन ऐसा कंसीडर करें कि आयत और वर्ग को अलग अलग कंसीडर करें, मतलब आयत और वर्ग में बताना हो, उस टाइम अगर मेरे को संपाती और समांतर को अलग अलग लेना हो तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहां पे कंडीशन लगाना पड़ेगा कि C1 नॉट, मतलब अगर ये तीसरा भी बराबर हो जाएगा तो फिर ये इसमें आ जाएगा। इसलिए इसको और इसको अलग अलग करने के लिए मैंने ये लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, समांतर रेखाएं जो संपाती नहीं है, और इसका मतलब संपाती। क्योंकि भाई बच्चे इतना ही कंडीशन लिखता मैं तो फिर क्या हो जाएगा, जब ये आगे वाला बराबर आ जाता तो संपाती में, मतलब इनमें इधर उधर हो जाते। इसलिए ध्यान से सुनना, अगर केवल समांतर बोला है तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इतना लगाओगे। और अब समांतर और संगामी में भी आपको अलग अलग करना है तो ये आप लगा सकते हो कि तीनों ही बराबर आ गए तो संपाती, और ये दो बराबर पर ये नहीं तो समांतर। क्या ये बात क्लियर है? नहीं, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा बच्चे, ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये और ये, मतलब इस वाले लेक्चर में अपन क्या कर रहे हैं, समांतर और संपाती को अलग अलग कंसीडर कर रहे हैं, अलग अलग कंसीडर कर रहे हैं कि समांतर अलग चीज है, संपाती अलग चीज है। क्या ये बात क्लियर है? जैसे वर्ग और आयत को अपन अलग अलग बोल रहे हैं तो उसी टाइप से, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, बोलिए ए तथा बी का मान ज्ञात करें यदि रेखाएं दिस तथा दिस संगामी है। सबसे पहले संपाती, मतलब रेखाएं संपाती, ये कहीं गड़बड़ हो गया इनको, संपाती। तो रेखाएं संपाती हैं, संपाती है तो सीधा सीधा ही बच्चा कोइंसिडेंट है ना, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ये आएगा क्या, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो इसमें तो सीधा सीधा ही देखो, गुणांकों का अनुपात समान, तो 2 बटा x का गुणांक 2 उसका 1 इज इक्वल टू इसका y का गुणांक a बटा उसका -3 और कांस्टेंट टर्म b बटा 7। तो यहां से तुलना करोगे तो a का मान -6 आ जाएगा, और अगर आप यहां से और यहां से करोगे तो b का मान 14 आ जाएगा। तो आ रहा गया बच्चे a और b का मान। तो पहला कोई दिक्कत ही नहीं। अगर बात करें समांतर की, समांतर में केवल क्या आएगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। तो a1 बाई a2 देखो यहाँ पे निकाला, 2 बाई 1 इज इक्वल टू a बाई -3 मान रख दो, तो a का मान -6 आ जाएगा। तो ये समांतर। प्रतिच्छेदी क्या आएगा, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो यही तो आया था, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो 2 बाई 1 नॉट इक्वल टू a बाई -3।
तो a नॉट इक्वल टू -6। और लंबवत, लंबवत में क्या आएगा बच्चे, लंबवत में क्या आएगा, लंबवत में क्या होगा, लंबवत में क्या होगा, m1 m2 माइनस, हाँ अरे सर ये तो सिखाया ही नहीं, अरे आया था आपने m1 m2 -1। तो m1 पहले रेखा की ढाल निकालो माइनस का 2/a इंटू दूसरी रेखा की ढाल 1/3, अरे आता है ना ढाल निकालना, तो इक्वल टू -1, तो a बराबर आ गया बच्चे 2/3। अब कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, देखो ध्यान से देखो, सब कंडीशन लगानी है, सीधा 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 कंडीशन लगानी आ सकता है। कुछ बच्चों का भी एक कंफ्यूजन हो जाएगा, सर आपने बोला a तथा b का मान ज्ञात करें, तो सर यहाँ b का मान आया ही नहीं, यहाँ b का मान नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आया, तो क्या करें सर, तो यार ऐसे लिख दो ना, b पे कोई कंडीशन ही नहीं आया, मतलब b कुछ भी हो तो b बिलोंग्स टू r, तो इसलिए इसका आंसर ही आ जाएगा। इसमें भी क्या, b का मान कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो b बिलोंग्स टू r आ जाएगा। इसमें भी क्या, b बिलोंग्स टू r, ठीक है क्या, तो ये तो आ ही रहा था। तो ये बात है बच्चे, और बाकी ये अपने को पता है, जब एक b का मान 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तब ये समपाती में चली जाएगी। पर केवल समांतर बोला है अपने को, केवल समांतर बोला है, तो अपन तो ये लिखेंगे भाई m1 बराबर m2, m1 बराबर m2। अगर अपने को उनमें भी बताना होता कि समपाती और समांतर, तो अपन वो अलग बताते, बाकी केवल m1 इक्वल टू m2 लगाएंगे तो ये समांतर का केस। क्या ये बात क्लियर है, जिसमें समपाती भी इंक्लूडेड है, इसमें समांतर में समपाती और समांतर दोनों इंक्लूडेड है, अलग अलग नहीं है। क्लियर है ये बात, हाँ तो चले आगे चलते हैं बच्चे। हाँ बिल्कुल, दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, बच्चे ये बहुत छोटा सा चीज है, और शायद मैं ना बताऊं तो भी आप कर लोगे। और बात क्या है ना, कई बार अपन फंस जाते हैं और भूल ही जाते हैं कि बेसिक चीजें क्या थी, तो इसलिए बच्चे बिल्कुल ये सीखा है। अगर दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, तो अपन एक एग्जांपल की सहायता से समझ लेते हैं। देखो रेखाओं दिस तथा एक्स अक्ष द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस चीज में अपने को बहुत चीजें मिल जाएगी। इसके द्वारा बने, तो सबसे पहले बच्चे अपन कोशिश करते हैं कि अपन वो त्रिभुज बना के देखें। त्रिभुज बनाते हैं, देखो एक रेखा ए है, एक रेखा ये है, एक एक्स अक्ष है, तो सबसे पहला एम अपना आता है कि अपन इस रेखा को बनाएं। भाई त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बच्चे आप इस रेखा को यहां बना पाओगे, क्या बच्चे आप इस रेखा को यहां बना पाओगे? इस रेखा को आपको यहां प्लॉट करना है, तो कैसे करोगे? अभी तक तो रेखा का समीकरण निकालना सीखा था, आज ये उल्टा काम कैसे करोगे तुम, कैसे करोगे? तो ये करना है तो बच्चे क्या करना पड़ेगा, देख बच्चे इस रेखा पे दो बिंदु, अब सरल रेखा है ना, अरे एकदम सीधी है, एकदम सीधी है, तो क्या बेनिफिट उठा सकते हैं अपन इसका, सीधी है ये, है ना। तो इस पे क्या करते हैं, कोई भी दो बिंदु ले आओ, कोई भी दो बिंदु ले आओ बच्चे, अपने आप ही सरल रेखा बन जाएगी। तो कोई भी दो बिंदु ले आओ। अब कोई दो बिंदु निकालने तो कैसे निकालें, सबसे अच्छा काम है एक्स का मान 0 डाल दो, तो वाई का मान कितना आ रहा है बच्चे, एक्स का मान 0 डालो, वाई का मान कितना आ रहा है -3। तो एक बिंदु तो आ गया, ये कितना आ गया, एक बिंदु तो आ गया ये कितना 0, -3। ऐसे ही एक बिंदु और लाना है तो क्या डाल दो बच्चे, वाई का मान 0 डाल दो, तो एक्स का मान कितना आ रहा है देखो बच्चे 1, तो ये बिंदु आ गया 1,0। देखो दो बिंदु ले आया मैं, अरे जल्दी से देखो कि इतना सुंदर आ गया यार। एक बार एक्स का मान 0 डाला और y का मान निकाला, एक बार y का मान 0, x का मान, अब आप और कुछ भी डाल सकते थे, पर ये दो बिंदु निकालने बहुत आसान होते हैं। x का मान 0, y का मान ले आओ, y का मान 0, x का मान ले आओ। तो अब देखो ये 0, -3 कहाँ होगा, 0, -3 यही होगा, और 1,0 है, तो इनको मिला दो, तो ये अपनी पहली रेखा बन गई बच्चों, ये अपनी पहली रेखा बन गई। क्या इतना सिंपल? हाँ बिल्कुल बच्चे, दो बिंदु लाए और सरल रेखा तो थी, मतलब एकदम सीधी जाएगी, तो इसलिए ये बिंदु। अब दूसरी इस रेखा को बनाने की, तो इस रेखा को आप बना सकते हैं क्या बच्चे, इस रेखा को आप कैसे बना पाएंगे, इस रेखा को प्लॉट करना है। तो हाँ बच्चे दो बिंदु ले आओ, दो बिंदु ले आते हैं, एक्स का मान 0 तो वाई का मान 5, तो मतलब 0,5 पॉइंट आ गया, और ऐसे वाई का मान 0 तो एक्स का मान 5, तो 5,0 आ गया। एक और एक दो बिंदु आ गए, तो दो बिंदु, एक बिंदु तो इधर लिख लेते हैं, 5,0 ये है और 0,5 कहीं यहां होगा, तो ये रेखा आ गई। अब बच्चे आपको अपना ट्राइंगल दिख रहा है क्या, अपना ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है क्या, एक रेखा, दो रेखा, तीसरी एक्स अक्ष तो ये है, तो अपना त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है क्या अपने को, ये
देखो बच्चे ये क्या अपना त्रिभुज, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लाना है मेरे को, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लाना है, एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल लाना है। तो बच्चे मेरे को क्या चाहिए, अब क्या चाहिए बच्चे, देख के बोल। अगर अपने निर्देशांक ज्यामिति में क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सर अगर तीनों बिंदुओं के निर्देशांक आगे, अगर तीनों बिंदुओं के निर्देशांक आगे इसके इसके और इसके तो काम हो जाएगा, तीनों बिंदुओं के निर्देशांक आगे तो काम हो जाएगा। तो इसका है, इसका है, इसका लाना पड़ेगा। तो इसका कैसे लाएं, तो ये बिंदु कैसे निकालें, मतलब सी बिंदु निकालें तो निकालें कैसे। अब सी बिंदु को तुम मुझे इस डायग्राम में देख के बताओ सी बिंदु है क्या। अरे सी बिंदु क्या है, क्या है सर, सी है, सी तो और ध्यान से देख बच्चे, क्या है सी बिंदु, ध्यान से देखो बच्चों, क्या है बिंदु सी, सी है इस रेखा और इस रेखा का क्या, प्रतिच्छेद बिंदु। तो सी क्या है, रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, रेखाओं दिस तथा दिस का प्रतिच्छेद बिंदु। अब इनका प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे, इन दोनों रेखाओं का क्या है बच्चे, वो प्रतिच्छेद बिंदु। तो सी जो आया वो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। इस रेखा और इस रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु, या किसी भी दो रेखाएं जो प्रतिच्छेद करती हों उनका प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे। तो बच्चे कुछ भी नहीं होता है प्रतिच्छेद बिंदु, इन दोनों रेखाओं को सरल करके x और y के मान लाने होते हैं। क्या प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालते हैं, इन दोनों रेखाओं को सरल करके x और y का मान लाना होता है, बस इतना सही होता है सर, बिल्कुल इतना सही होता है बच्चे। इस सरल रेखा और इस सरल रेखा को, इसको और इसको सरल करके x और y के मान लाने होते हैं। तो बताओ इनको सरल कैसे कर सकते हैं अपन, देखो ये है 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, ये है बच्चे x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। बच्चे ये दो समीकरण है, क्या इनको सरल करके या हल करके आप x और y के मान ला सकते हो क्या, बिल्कुल ला सकते हैं। क्या दोनों को जोड़ दो सर, देखो x और y का मान लाने के बहुत से तरीके हैं, या तो विलोपन विधि या तो प्रतिस्थापन विधि, बहुत सी तरीके हैं आपके पास। x का मान 2 आ गया, इसको और इसको जोड़ा y कट गया, x का मान 2 आ गया, x का मान 2 किसी में भी डाल दो y का मान 3 आ जाएगा। देखो नीचे वाले में डालो, इसमें x का मान 2 डाल बच्चे, y का मान कितना आ गया 3। अरे ला सकते ना ये, x का मान 2 यहां डाल, y का मान 3, तो ये आ गया प्रतिच्छेद बिंदु। क्या आ गया, x निर्देशांक 2 y निर्देशांक 3, तो ये आ गया 2,3। क्या ये बात आप निकाल पाएंगे क्या बच्चे, क्या बच्चे दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत बढ़िया। तो अब सुन, दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु मतलब उनको हल करके x और y का मान, तो ये तो अपन हमेशा ही निकाल पाएंगे क्या, बिल्कुल निकाल पाएंगे सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चे, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हो सर, वो वाला कर देंगे क्षेत्रफल का सूत्र, कौन सा, 1/2 x1 y1 1, इसको ले लेते हैं x1 y1, देखे x1 y1 1, अरे याद है ना बच्चे, फिर उसको ले लेते हैं x2 y2 1, फिर इसको ले लेते हैं x3 y3 1, x3 y3 1, और ये इस सारणी का मान निकाल लेते हैं। तो 1/2 बोल बच्चे, एक इसके सापेक्ष खोल रहे हैं, तो एक इसको और इसको जाने दो, 0 - 3 -0, 0 के सापेक्ष खोलेंगे तो ये और ये कुछ भी आए क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना, 0 ही हो जाना है, +1 × 1 के सापेक्ष खोल रहे हैं, ये गया तो 5, इसके सापेक्ष खोल रहे हैं तो 15 - 0, ये आ गया। तो ये मान कितना आ रहा है बच्चे, देख ये है -3, ये 0, ये +15, तो ये 12 तो 6 आ गया। और मॉडुलस अपन लगा देते, अगर माइनस का मान आता तो मॉडुलस लगा देते, तो क्षेत्रफल का मान कितना आएगा 6, कितना आएगा बच्चे, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, इसका भाई वो भी आता है ना, अरे ये भी लेना होता है ना मापांक, तो मापांक मतलब 6 ही आ रहा है, मान ही 6 ही आ रहा है, तो 6 ही आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा, है ना। तो 6 इसका क्षेत्रफल आ रहा है। इसका क्षेत्रफल मतलब मैं देख के भी बता सकता था, देखो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ऐसे भी मैं बता सकता था इसका। तो 1/2 आधार क्या है, AB, इस वाले त्रिभुज का आधार AB ले लेते हैं, ऊंचाई को h। अब h कहां से लाएंगे, यहां से यहां परपेंडिकुलर डाल दो तो ये h आ गया। तो आधार AB गुणा ऊंचाई, ऐसे भी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। बताइए 1/2 AB का मान बोल बच्चे, 5 0 से 1 0 तो 4,
गुणा एच, एच इसका वाई निर्देशांक, एच इसका वाई निर्देशांक, तो वो 3, तो 6। तो बच्चे आप ऐसे भी क्षेत्रफल निकाल सकते थे। देखो ऐसे नहीं है कि उसको सर हम हीरो का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चे, कोई पंगा नहीं है। हीरोइन का भी कर सकते हो आप, कोई उसमें मनाही नहीं है। हाँ आराम से यहां से लेके यहाँ का दूरी निकालो, यहाँ से यहाँ का दूरी, यहाँ से यहाँ का दूरी, फिर इसमें हीरो हीरोइन जो लगाना वो लगाओ, आंसर आ जाएगा 6। अरे याद है ना फॉर्मूला हीरोइन वाला? याद ही है? अरे सर क्या बात कर रहे हैं, तो याद है आराम से। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और मोर इंपॉर्टेंट यहाँ सीखना क्या है कि दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे, दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। अब यहाँ पे ऐसा भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि क्या सर ऐसा कोई तरीका है जिससे इन रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकाले बिना ही क्षेत्रफल निकालने? हाँ हो सकते हैं ऐसे तरीके, बाकी वो कोई काम के नहीं, वो बताए भी जा सकते हैं, पर वो एक टाइम वेस्ट होगा आपके लिए। क्यों? पहली बात ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला, और ना ही कोई ऐसा कि हाँ ये रेखाएं बन रही है, इनका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो। भाई अपन अगर ऐसा आएगा तो कर ही लेंगे प्रतिच्छेद बिंदु निकाल के, बाकी ऐसे बकवास पहले तो ठीक था। पहले ऐसा होता था जे एडवांस सब्जेक्टिव, हाँ उस टाइम ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि 3 रेखाएं हैं उनसे एक त्रिभुज बन रहा है, प्रतिच्छेद बिंदु निकाले बिना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। पर अभी इसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है ना, तो इसलिए वो कोई रिलेवेंट नहीं है बच्चे आपके। तो बाकी अब भी इस प्रॉब्लम से जो सीखना है वो कि दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल आगे चलते हैं फिर। हाँ रेखा पर बिंदु मानना, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है बच्चे। रेखा पर बिंदु मानना ऐसा बहुत बार होगा। कैसे होगा ऐसा? क्या होगा सर ऐसा? तो देख बच्चे क्या होगा ना कि अपने को ऐसा दिया जाएगा कि एक बिंदु है इस रेखा पे, फिर उस बिंदु के बारे में आगे कुछ कुछ बोलता जाएगा, या अपने को पता चल जाए कि एक बिंदु है जिसको पता तो नहीं है पर वो इसी रेखा पे होगा, तो उस टाइम अपन उस बिंदु को, या फिर जैसे अपन वर्त आगे परवलय अति परवलय पढ़ेंगे तो वहां पे भी अपन आएंगे कि एक बिंदु है जो हमेशा उस वर्त पे रहता है, फिर उसके बारे में आगे बोला जाता है कि इस बिंदु के बारे में ऐसा ऐसा कुछ निकालो। तो मतलब ऐसा जो भी क्वेश्चन आता है तो उसमें अपने को ज्यादातर केसेस में क्या करना पड़ता है कि उस बिंदु को मानना पड़ता है, उस बिंदु को अपने को मानना पड़ता है, तो मानना पड़ता है। तो ऐसे अब सबसे पहला टॉपिक चल रहा है रेखा, तो रेखा पर कोई बिंदु मानना हो तो वो कैसे मानोगे? तो उसका क्या बच्चे ऐसा होता है कि बिंदु इस पे मानना होना, तो एक्स किस गए या वाई किस गए, किसी एक किस गए डाल दो, टी डाल दो, अल्फा डाल दो, कोई प्राचर डाल दो। तो ऐसे कर लो, एक्स किस गए क्या डाल देना, टी डाल दे, एक्स किस गए टी डालो इसमें, और यहां से वाई का मान निकालो, तो वाई का मान क्या आ जाएगा t+3। तो मतलब अपना बिंदु क्या आ गया बच्चे, इस रेखा पे बिंदु क्या आ गया, t,t+3। तो इस रेखा पे अगर कोई बिंदु मानना हो तो आप ऐसे मान सकते हो। हाँ ऐसे भी कर सकते हो बच्चे, एक्स का मान अल्फा डाल दिया तो भी हाँ हाँ बिल्कुल, वाई का मान क्या आ जाएगा अल्फा+3। तो मतलब बिंदु आप ये भी मान सकते हो, अल्फा+3। क्लियर है क्या बच्चे? बिंदु आप ये भी मान सकते हो। और सर चलो ठीक है सर, आपने इस पे बता दिया, सर इस पे मानना हुआ तो इससे भी सेम कहानी है ना बच्चे। इस पे कोई बिंदु मानना हुआ तो क्या करेंगे, एक्स का मान टी डाल दो, एक्स का मान टी डाल दो और यहां से वाई का मान निकालो, तो ये t+by+c=0। तो वाई का मान क्या आ जाएगा, by=-का माइनस का सी उधर ले जाओ, और वाई का मान आ जाएगा -का-c/b। तो ये बिंदु क्या आ जाएगा बच्चे, बिंदु क्या आ जाएगा t,-at-c/b। और ऐसा भी कर सकते हो तुम कि y की जगह t डाल लो और फिर x का मान निकालो, y की जगह t डाल दो फिर x का मान, मतलब कुछ भी x और y में से एक को t डाल दो, लेमडा डाल दो, अल्फा डाल दो और दूसरे का मान उसके पदों में निकाल लो, तो वो हो गया बिंदु मान। तो यहां से अपनी, और ये चलता रहेगा भी, हमेशा चलेगा। किसी भी कर्व पे अरे किसी भी वक्र पे अगर कोई बिंदु मानना हो तो x का मान t डाल दो या y का मान t डाल दो और दूसरे का मान उस t के पदों में निकालो। जैसे यहाँ x का मान t डाला, y का मान t के पदों में निकाल लिया, और ऐसे यहाँ पे x का मान t डाला और y का मान t के पदों में निकाल लिया, तो ये बिंदु हमेशा ही इस रेखा पे रहेगा, मतलब ये बिंदु हमेशा ही इसको संतुष्ट करेगा।
इस रेखा पे ही बिंदु माना है तो ये इसको हमेशा संतुष्ट करेगा। मतलब ये मान तुम x की जगह रखो, ये मान y की जगह रखो, तो इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। ये बात होता है बिंदु मानने का, और इसका फायदे बहुत ज्यादा होते हैं। और आपको पता ये चलना चाहिए कि कभी भी ऐसे बोले एक बिंदु है इस रेखा पे, या अपने को दिख जाए इस रेखा पे ही है वो बिंदु, तो उस बिंदु को अपन मान सकते। और या फिर ऐसे बोल दे कि एक बिंदु है इस वक्र पे है और उसके आगे कुछ कुछ कर रहा है, तो वो अपन बिंदु मान सकते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन 2-3 तरीके से किया जा सकता है बच्चे, पर अभी मैं जब उस तरीके से बता रहा हूँ जो सबसे बेस्ट वे इसका है, उससे अपन इसको डील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेस्ट वे बताओ बच्चे, क्या बोल रहे हैं? तो 10 मिनट दो आप कम से कम, और इसको सरल रेखा पूरी होने के बाद भी एक बार करने की कोशिश करना तो हो सकता है। बाकी अभी अपन इसका बेस्ट वे देखेंगे। यदि एक रेखा बिंदु से गुजरती है तथा रेखाओं को क्रम से, एक इस रेखा को कहां पे कट करती है, x - 2y + 7 = 0, इस रेखा को ए पे, और दूसरी एक रेखा को जो है x + 3y - 3 = 0। एक रेखा है जो P से गुजरती है, P ये रहा, P क्या है बच्चे, 2, -3, इससे एक जाती है, गुजरती है रेखा, ऐसा कोई रेखा जा रही होगी, इसको काटती है वो A पे और इसको काटती है B पे। और जो ये P बिंदु P है ना, बिंदु P रेखा AB को 3:2 में बाह्य विभाजित करता है। ये बिंदु इस AB को 3:2 में बाह्य विभाजित करता है। तो पहली बात, इसका डायग्राम फिर ऐसा नहीं बनेगा 3:2, पर अपन ने क्या बोल रखा है कि चाहे बाह्य विभाजन हो जाए चाहे अंतः विभाजन हो, बाह्य विभाजन हो या अंतः विभाजन हो, डायग्राम हमेशा यही बना लेना, P को बीच में ले लेना, A, B और P को बीच में ले लेना, और चाहे बाह्य विभाजन हो चाहे अंतः विभाजन हो, डायग्राम एक ही बनाते हैं क्या? बिल्कुल सर, एक ही बनाते हैं। तो क्या ये डायग्राम ठीक लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। अब क्या करना है? अब अपने को तो इस रेखा का समीकरण निकालना है। तो इस रेखा का समीकरण कैसे निकाल सकते हैं अपन? तो मतलब देखो सर, इस रेखा पे एक बिंदु तो है, अगर एक बिंदु A और B आ जाए तो काम हो जाएगा। A या B में से एक बिंदु आ जाएगा तो रेखा AB का समीकरण आ जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। तो ये कैसे लाएं? तो अब देखो बच्चे, जो बिंदु A है वो हमेशा इसी रेखा पे रहेगा क्या? बिंदु A इसी रेखा पे रहेगा, तो ये बिंदु A मान सकते हैं अपन। क्या मान सकते हैं? x का मान t डाल दो या अल्फा डाल दो, x की जगह अल्फा डाल दो, तो y का मान क्या आ जाएगा बच्चे? अल्फा + 7/2। तो मतलब अपन बिंदु A को मान सकते हैं अल्फा + 7/2। क्लियर है क्या? अल्फा। अब ऐसे ही ये B बिंदु इस रेखा पे ही रहेगा, तो इसको B की x की जगह बीटा डाल दो, अल्फा तो क्या डाल सकते हैं, तो y का मान क्या आ जाएगा? 3 - β/3, 3 - β/3, तो ये आ जाएगा बीटा, 3 - β/3। ये आ गया। अब किसका यूज करना पड़ेगा? इस विभाजन सूत्र का यूज करना पड़ेगा। तो A बिंदु है, B बिंदु है, अनुपात है, तो क्या बिंदु P मैं निकाल सकता हूं? यहां से क्या मैं बिंदु P निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हो सर। इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो। बाह्य विभाजन करना है, 3 बीटा बीच में माइनस का साइन 2 अल्फा, 3 बीटा - 2 अल्फा अपॉन 3 - 2। हाँ, दूसरा बताओ बच्चे, दूसरा बताओ। तो इसको इससे कर देते, तो देखो बच्चे, इसको इससे गुणा करोगे तो 3 - बीटा बचेगा, माइनस इस 2 को इससे करोगे तो अल्फा + 7 ही बचेगा क्या, अपॉन 3 - 2। तो ये क्या आ गया बच्चे? बिंदु P आ गया। बिंदु P तो दिया हुआ ही भी था और ये आ भी गया, तो बिंदु P दिया हुआ था और आ भी गया। इस बिंदु P को थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं, तो ये 3 बीटा - 2 अल्फा, थोड़ा सा ध्यान से देखो इधर और लिख दो अच्छे से, माइनस बीटा माइनस अल्फा, और ये कितना आ जाएगा? -4। क्या यही आ रहा है? माइनस अल्फा माइनस बीटा -4, बिल्कुल यही P आ रहा है। तो अब देखो बच्चे, बस अपने को अल्फा और बीटा का मान चाहिए, तो इसको और इसको बराबर कर देते हैं। तो P का x निर्देशांक 3 बीटा - 2 अल्फा कितना दिया बच्चे बताओ? यहाँ पे बताओ बच्चे कितना दिया है? 2। और इसका y निर्देशांक, इसके y निर्देशांक माइनस बीटा माइनस अल्फा और -4 = कितना? -3। तो इन दो समीकरणों से अल्फा बीटा का मान ला सकते हो क्या? इन दो समीकरणों से क्या बच्चे आप अल्फा बीटा का मान ला सकते हो? बिल्कुल ला सकते हैं सर। बोलो बच्चे, तो बोलो फिर अल्फा बीटा का मान बोलिए बच्चे, अल्फा बीटा का मान बोलिए। यहां से अल्फा का मान उठा के उधर रख देते हैं, तो अल्फा को उधर ले जाओ, तो -बीटा -1
अल्फा का मान क्या रहा बच्चे, माइनस बीटा माइनस वन, इसको इसमें रख दो तो क्या आ जाएगा 3 टाइम्स बीटा माइनस 2 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये देखो बच्चे 3 बीटा प्लस 2 बीटा प्लस 2 इक्वल टू 2, 2 से 2 कट जाएगा तो बीटा का मान 0, बीटा का मान 0 आ गया तो अल्फा का मान भी आ जाएगा। अल्फा का मान कितना आ जाएगा, बीटा का मान 0 रख दो, अल्फा का मान माइनस। तो ये पॉइंट्स आ गए। पॉइंट ए क्या आ गया बच्चे, पॉइंट ए क्या आ गया, पॉइंट ए क्या आ गया, पॉइंट ए देखो, पॉइंट ए आ गया अपना अल्फा, तो ये -1 कॉमा -1 आया और वो रखा तो 3। और बी क्या आ गया बच्चे, पॉइंट बी क्या आ गया, पॉइंट बी आ गया 0,1। तो बताओ रेखा ए बी का समीकरण लिख सकते हो क्या आप, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस 0। देख बच्चे मैंने ये x1 y1 ले लिया है, y माइनस y1 x माइनस x1, तो इसमें से इसको माइनस करो, y2 माइनस y1। अरे याद तो है ना, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, बिल्कुल सर, इसमें से इसको माइनस करो, 3 माइनस 1 अपॉन माइनस 1 माइनस 0, तो यह आया y माइनस 1 इज इक्वल टू 2, माइनस का 2 इंटू एक्स, तो आ गया ये 2x प्लस वाई माइनस 1 बराबर क्या बच्चे ये ला सकते हैं। अरे एक बार बिंदु ए और बी आ गया तो रेखा का समीकरण तो आराम से आ जाएगा। तो बच्चे इस क्वेश्चन को पूरे अच्छे से देख ले, पूरे अच्छे से देख ले, सबसे बेस्ट वे इस क्वेश्चन का है। दूसरा जो इसका भी आ सकता है वो प्राचलिक रूप, या एक और भी तरीके से अपन कर सकते हैं, पर अभी जो अपन सबसे बेस्ट तरीका है वो बच्चे आपको बताया है, उससे आप सोचना, जब आए प्राचलिक रूप जब पढ़ा दिया जाए तब सोचना कि उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इनफैक्ट उसका दुरुपयोग कर रहे हैं अपन प्राचलिक में। तो क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में अगर अपन बना फालतू में फंसने लग जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए बच्चे ध्यान से करना, इसको सबसे बेस्ट वे है इस क्वेश्चन को करने का। क्या ये क्लियर है बात? बिल्कुल सर। अब है बच्चे, ऐसा दे दिया जाता है, निम्न क्षेत्र को बनाइए, मतलब ये जो दे दिया जाता है ऐसा, अगर देखो यहां पे ये देता, ध्यान से सुन बच्चे, ध्यान से सुन, ये देता तो क्या होता है, ये रेखा होती, पर इसने इसमें ऐसे वाला चिन्ह लगा दिया या ऐसे वाला चिन्ह लगा दिया, तो अब ये क्या होगा, अब ये क्या होगा। अगर ये मेरे को इतना ही देता, अगर ऐसे देता तो मैं रेखा बता देता इसको कि ये रेखा है, पर अब अगर इसने ग्रेटर देन या लेस देन का चिन्ह लगा दिया तो क्या होगा। तो पहले तो अपन रेखा को बनाते हैं, फिर देखते हैं ये क्या होगा। तो रेखा को बनाओ बच्चे। क्या बच्चे आप इस रेखा को बना पाओगे? क्या बच्चे आप इस रेखा को बना सकते हो? अरे आज ही तो सिखाया कैसे बनाते हैं रेखा को। रेखा को कैसे बनाते हैं बच्चे, x का मान 0 रखो, x का मान 0 रखो तो y का मान कितना आ रहा है, x का मान 0 रखो तो y का मान 10 आ रहा है, 0,10। एक बिंदु ले आया मैंने, x का मान 0 रखा मैंने मन ही मन में, तो y का मान कितना आ गया 10। ऐसे ही y का मान 0 रखो, x का मान कितना आ गया, y का मान 0 रखो, x का मान -12, तो -12। देख बच्चे ये रेखा आ गई। क्या इतना जल्दी प्लॉट कर सकते हो आप? बिल्कुल बच्चे, ये इतना जल्दी अपने को प्लॉट करना है। देख x का मान 0 रखा बच्चे, y का मान आ गया, y का मान 0, x का मान, तो ये रेखा बन गई, ये रेखा बन गई। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल सर। अब मुझे ये बताओ ये क्या होगा। तो देखो बच्चे, इस रेखा पे क्या हो रहा है, ये वाला और ये वाला बराबर आएंगे। इस रेखा का कोई भी बिंदु लो आप, ये पार्ट और ये पार्ट बराबर आएंगे। अब ये छोटा ये बड़ा, ऐसा कब होगा, या तो इस रेखा की इस तरफ या तो इस तरफ। मतलब एक तरफ तो देखो बच्चे, इस रेखा पर ये और ये बराबर आ रहे हैं। अब ये वाला इससे छोटा कब होगा, या तो इस रेखा के उधर या तो इस रेखा के इधर, तो एक तरफ होगा। तो देखो चेक करते हैं, फिर ऐसा करते हैं। सबसे पहले अगर इसको बनाना हो तो रेखा बनाया, ठीक है। अब एक बिंदु जो सबसे जल्दी आपको समझ में आता है वो बिंदु लो, ये बिंदु उसमें डालो। किस में डालो बच्चे, ये बिंदु इसमें डालो, 6y - 5x < 60। तो इसमें डालो ये बिंदु 0 - 0 < 60। xy का ये बिंदु डालो 0 < 60। बच्चे ये सही है या गलत है? क्या ये सही है या गलत है? सही है सर। इसका मतलब है ये वाला बिंदु इसको संतुष्ट कर रहा है, ये सही आया, मतलब ये बिंदु इसको संतुष्ट किया, ये बिंदु इसको संतुष्ट किया, इस बिंदु ने इसको संतुष्ट किया। इसका मतलब अब ये हो गया, इधर का सभी बिंदु संतुष्ट करेंगे। और इधर कोई बिंदु ले लो, जैसे ले लिया आपने -12,10, ये इधर ही होगा। ये बिंदु इसमें डालो, ये बिंदु इसमें डालो। देखो बच्चे,
तो y का मान तो 60 + 60 < 60। क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। ये वाला बिंदु इसमें डाला तो ऐसा नहीं होता, मतलब इधर का बिंदु इसको संतुष्ट नहीं कर रहा, इधर का बिंदु कर रहा है। और मैं ये बता रहा हूं आपको कि इधर के सभी बिंदु इसको संतुष्ट करेंगे। इस रेखा के इधर जितने भी बिंदु है, कोई सा भी बिंदु डालो इसमें उठा के, वो संतुष्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इस रेखा पर तो ये और ये बराबर आ रहे थे, अब रेखा के इधर जाएंगे तो इनमें से एक कोई बड़ा हो जाएगा, इधर आएंगे तो दूसरा बड़ा हो जाएगा, और उसको लॉजिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन। पर अभी देखो बच्चे, इतना है कि इसको बनाना सीख लो। लॉजिकली सर्कल में बहुत बार आएगा तो वहां देखते रहेंगे, बाकी अपना काम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मैं बता सकता हूँ आराम से कि किधर जाना है, क्या करना है, बस कोई काम नहीं आएगा। और जिस दिन आएगा उस दिन मैं बताऊंगा आराम से, सर्कल में अपन बहुत अच्छे से देखेंगे। हाँ, तो ये बात है। अब कौन सा इधर वाला संतुष्ट नहीं कर रहा, इधर वाला कर रहा है, तो मतलब ये वाला रीजन हो जाएगा, तो ये वाला पूरा रीजन ही हो जाएगा बच्चे। तो इसका मतलब है ये तो थी रेखा, पर इसका मतलब हो गया इस रेखा के इधर का पूरा रीजन। ठीक है, अब ऐसे इसको बनाते हैं, इसको बनाओ बच्चे। सबसे पहला काम, अगर ऐसे कोई रीजन बनाना हो तो इसको ए लिख लो। क्या बच्चे इसका समीकरण लिख सकते, इसको बना सकते हो। ये तो सरल रेखा है, इसको बनाओ। y का वैल्यू 0 डाला तो x का मान कितना आ गया? 4। x का 0 डाला तो ठीक है, ये रेखा बन गई। देख बच्चे, रेखा इतनी जल्दी बना देंगे। अब एक बिंदु ये दिख रहा है मेरे को, तो ये बिंदु डाल देते हैं अपन किसमें? इसमें, मतलब किसमें डालेंगे? 3x + 2y > 12। इसमें बिंदु डाला तो 0 + 0 > अरे x और y का ये मान डाला तो 0 > = 12 होता है क्या? क्या ऐसा होता है? नहीं होता। इसका मतलब है ये वाला बिंदु इसको संतुष्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब इधर का कोई भी बिंदु इसको संतुष्ट नहीं करेगा, तो मतलब कौन से बिंदु करेंगे? इधर वाले, इधर के सभी। तो देखो बच्चे, केवल इतनी सी बात है, क्या कितनी सी बात है कि अगर पहले रेखा बना लो, फिर एक बिंदु चूज कर लो जो आपको अच्छे से दिख रहा है, वो बिंदु उसमें डालो। अगर उस बिंदु ने संतुष्ट करा तो इधर वाला रीजन हो जाएगा, और इस बिंदु ने नहीं संतुष्ट किया तो उस बिंदु के दूसरी साइड वाला। देखो, जब अपन ने इसमें 0 0 डाला था तो इस 0 0 ने इसको संतुष्ट करा, मतलब इधर वाला रीजन। और इसमें जब 0 0 डाला गया तो ये संतुष्ट नहीं करा, इसका मतलब उधर वाला रीजन। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल, यस सर। हाँ, ये बात। अब इन दोनों में क्या फर्क होगा सर? यहां इक्वल टू नहीं आया था, यहां इक्वल टू आया था। मतलब इसका मान इसके इक्वल हो जाए तो भी चलेगा, इसका मान इसके बराबर। इसका मतलब इस पे जो रेखा पे बिंदु थे ना, जो भी रेखा पे बिंदु थे, इनको ले लेंगे। मतलब जो भी रेखा के बिंदु है ना ये, तो ये सभी ले लेंगे। मतलब रेखा वाले बिंदु और उसके ऊपर, मतलब रेखा के ऊपर और उसके इधर वाला पार्ट। और इसमें क्या होगा, जो ये रेखा पे बिंदु आ रहे हैं इनको नहीं लेंगे। मतलब रेखा पे जो ये बिंदु है ना, क्यों? क्योंकि इसने बोला था इसका मान इससे छोटा होना चाहिए, बराबर नहीं, छोटा। तो छोटा किधर है? इसे, मतलब इधर रेखा के जो पॉइंट्स हैं उनको अपन नहीं लेंगे। मतलब कुल मिला के इस रेखा को नहीं लेंगे अपन। उसको मैं कट तो नहीं कर रहा हूं, मतलब ऐसे समझ लो आप, तो जो अपन रेखा के पॉइंट्स हैं, इस रेखा के ऊपर जो बिंदु है वो शामिल नहीं है, उसके इधर वाला पोर्शन। और इसमें क्या है, इस रेखा के ऊपर जो बिंदु आ रहे हैं वो भी शामिल है, और इसके इधर वाला पोर्शन। क्या ये बात क्लियर है? नहीं सर? हाँ, ध्यान से देखो, वापस देखो, समझ जाओगे क्या बोला गया है। इक्वल टू आता है मतलब ये इसके बराबर या इससे बड़ा। बराबर मतलब रेखा के ऊपर और इसके आगे। क्लियर है? हाँ, चलिए बच्चे, ये इस रेखा को कैसे बनाओ? ये आया तो y = 3 बनाना है। y = 3 को कैसे बनाओगे? अगर आपके पास थोड़ी सी फीलिंग है तो y = 3 आप ऐसे बना दोगे। y = 3, इस फीलिंग के दो रीजन है। एक तो मैंने बताया था, दूसरा ये कि y बराबर कुछ कांस्टेंट होता है तो वो बच्चे वर्टिकल लाइन होता है, मतलब y का मान हमेशा ही 3 रहेगा, तो वो ऐसी रेखा आती है। सर बिंदु वाले मेथड से तो x का मान 0 डालो, y का मान कितना आया? 3। x का मान 1 डालो, y का मान कितना आया? 3। x का मान 3 डालो, y का मान कितना आया? 3। अरे सर डाल कहां रहे हो x के मान? आप ही x के मान डाल कहां रहे हो? x तो है ही नहीं यहाँ, तो नहीं है तो मैं क्या करूं?
कहाँ डालेंगे भाई, नहीं डालेंगे। तो इसलिए कितना ही x का मान रखो, y के मान तो 3 ही आ रहे हैं, y के मान तो मतलब देखो 0,3 1,3, तो समझ रहे हो ना, ये मतलब रेखा ऐसी ही आएगी, रेखा ऐसी ही आएगी। तो y बराबर 3 रेखा ऐसी बनी। अब क्या चाहिए, अब देखो ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देख लो अपने को, तो किसको, y लेस देन 3 को, ये पॉइंट तो 0 डाला, 0 लेस देन 3 होता है क्या, ऐसा होता है। तो इसका मतलब नीचे वाला रीजन, इसका मतलब रीजन ये वाला, मतलब इस रेखा के नीचे वाला रीजन आ गया। अब इसको तो यार फील भी कर सकते हैं, y लेस देन 3, y लेस देन 3, देखो बच्चे y लेस देन 3, y 3 से छोटा, y लेस देन 3, तो इसको तो फील भी कर सकते हैं अपन आराम से। क्या बात क्लियर है, बिल्कुल। तो अब अपन करते हैं इसको क्या करें भाई, अब ये तो 2 आ गया सर, इसको क्या करें, तो पहले अपन इसको बनाते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक आएगा 6,0, एक आएगा 0,6, क्लियर है बच्चे, ये वाली रेखा बन गई। अब इसमें ये पॉइंट, इस बिंदु को सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं क्या बात बताता है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, नहीं संतुष्ट किया, 0 ग्रेटर देन 6 नो, तो ये बिंदु नहीं संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब ऊपर। क्लियर है बच्चे, बिल्कुल। अब दूसरी रेखा बनाते हैं, दूसरी इसको बनाते हैं, 2 रेखाएं दोनों को बनाना पड़ेगा। तो ये है x माइनस 2y इक्वल टू 6, इसको भी प्लॉट करते हैं। x का वैल्यू, y का वैल्यू 0 डाला तो यही आ जाएगा 6,0 आ जाएगा, और जब आप x का वैल्यू 0 डालोगे तो 0,-3, 0,-3 आ जाएगा। देखो बच्चे इसमें वैल्यू डाल, अरे कर सकते हैं ना, एक बार x का मान 0 डालना, एक बार y का मान 0, तो ये 2 बिंदु आ जाएंगे, इनको कनेक्ट करते ही रेखा बन जाएगी। अब ये रेखा बनी, पर ये रेखा तो नहीं थी ना, रेखा के ऊपर या नीचे, तो ये बिंदु डालो फिर से, 0 0 डालो उसमें, x माइनस 2y लेस देन और इक्वल टू 6, तो 0 लेस देन और इक्वल टू 6, 0 लेस देन और इक्वल टू 0 लेस देन, और क्या ये सही है, बिल्कुल सही है सर। इसका मतलब सर इस तरफ, क्या बच्चे, क्या क्या बोला मैंने, ये 0 0 इसको संतुष्ट कर गया, इसका मतलब ऊपर वाला, ठीक है सर, 0 0 इसको संतुष्ट कर गया इसलिए इसका ऊपर वाला, और इसको नहीं किया था इसलिए उधर वाला। तो अब सर इसका आंसर क्या होगा, पर अरे वही बता रहे हैं बच्चे, आंसर क्या होगा सर इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो देखो ये बोल रहा है ऊपर, ये बोल रहा है इधर, तो आंसर क्या होगा इसका, मतलब इन दोनों का कॉमन पार्ट ये वाला रीजन, ये वाला दोनों का कॉमन रीजन, ये अपना आंसर। क्या ये बात क्लियर है बच्चे, ये अपना आंसर, मतलब इसके ऊपर और इसके इधर, और इक्वल टू भी है, तो मतलब ये रेखा के ऊपर जो बिंदु आ रहे हैं वो भी ले लेंगे, रेखा के ऊपर वाले बिंदु भी ले लेंगे, तो इसके इधर ये रीजन अपना आंसर होगा। सर इसका काम क्या आएगा सर, अरे बच्चे काम बहुत आएगा, 12th में एरिया पढ़ेंगे, बाकी जगह भी काम आएगा, तो थोड़ा ध्यान से देख ले, और एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कि क्या ये रिप्रेजेंट कर सकता है। सर आपने ऐसे बोला कि ऐसे चेक कर लो, ऐसे हो जाएगा, अभी इतना ही कर सकते हैं, बाकी देखो समझाने के तो इस पूरे में एक लेक्चर लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर वो अपन आगे समझ जाएंगे, अपने आप ही समझ जाएंगे। ये एक और है, इसको बच्चे बिल्कुल अपने खुद से बनाइए, 1 2 3 है, तो तीनों का अच्छे से बनाइए, इंटरसेक्शन लीजिए, काम हो जाएगा। क्लियर है ये बात, बिल्कुल। तो देखो बच्चे एक क्वेश्चन अपने पास और है, इसको थोड़ा ध्यान से करिए बच्चे, बिंदुओं दिश तथा दिश को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्वि भाजक का समीकरण, P बिंदु था और Q बिंदु था। बच्चे लंब समद्विभाजक क्या होता है, क्या ये नाम पहले सुना आपने, इस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक, तो समद्विभाजक मतलब पक्का इसका मध्य बिंदु से जाएगा, समद्विभाजक मतलब इसके मध्य बिंदु से जाएगा, तो मध्य बिंदु है ना, एक तो मध्य बिंदु से तो जाएगा ही जाएगा, इससे तो M से जाएगा, और लंब समद्विभाजक है मतलब इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा, इसके कैसे होगा बच्चे, लंबवत होगा, तो इसको लंब समद्विभाजक करते हैं, जो इन दोनों के मध्य बिंदु से जाएगा, और मध्य बिंदु का तो मान ही आ गया, क्या मध्य बिंदु क्या होता है बच्चे, x1 प्लस x2/2, याद है ना सबको, y1 प्लस y2/2, अरे मध्य बिंदु निकाल ही सकते ना, तो कितना आएगा 0, और इसको 5, 0, क्या बच्चे ये बिंदु आ जाएगा 0। अब अपने को इसका समीकरण चाहिए, किसका समीकरण चाहिए, इसका, तो इसका समीकरण कैसे लाएं, इस वाली रेखा का समीकरण कैसे लाएं, तो देखो बच्चे मैं MPQ मतलब PQ रेखा का ढाल क्या है, PQ रेखा का ढाल, PQ रेखा का ढाल कितना है बच्चे,
तो कैसे लाएंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या आएगा बच्चे, क्या आएगा, y2 उसको बोल देता हूं मैं, तो 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 और ये -3 और -3, तो कितना हो गया 2 बट्टे माइनस का 6, तो माइनस का 1 बटा 3। अब ये जो रेखा है जो लंब समद्विभाजक है वो क्या है, लंब समद्विभाजक का ढाल। लंब समद्विभाजक का ढाल, अगर इसको मैं एम पी क्यू बोलूं तो वो क्या होगा, इस एम पी क्यू मतलब पी क्यू का उल्टा, पी क्यू का उल्टा और माइनस। देखो बच्चे, पी क्यू रेखा का ढाल है तो इसके लंबवत रेखा का ढाल उल्टा करना पड़ेगा और माइनस लगाना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा और माइनस लगाना पड़ेगा। तो उल्टा करो इसको और माइनस लगा दो तो 3 आ गया। गौर से देख बच्चे, 3 आ गया। ध्यान से देख बच्चे, इसका ढाल -1/3 था तो इसके लंबवत रेखा का ढाल 3 आ जाएगा, इसके लंबवत रेखा का ढाल 3 आ जाएगा। तो इसलिए समीकरण क्या आ जाएगा बच्चे, तो ये लंब समद्विभाजक का समीकरण क्या आ जाएगा बच्चे, इस बिंदु से गुजरेगा और उसकी ढाल 3 है, तो y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। y माइनस y1 ये रहा बिंदु 5 और x माइनस 0 और ये 3, तो ये आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर है। तो लंब समद्विभाजक, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसी ने नाम पहले नहीं सुना हो, पहली बार सुन रहा हो तो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर है बच्चे, थोड़ा ध्यान से सुनो, इसका डेफिनेशन ही है बच्चे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट से गुजरेगा और इसके लंबवत होगा। तो मैंने मिड पॉइंट ले आया और इसका ढाल ले आया और आंसर लिख दिया। क्लियर है, डीपीपी है बच्चे, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना इसको अच्छे से, इसका आंसर की भी आपको दिया है। और अगर डाउट आता है तो लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो मंडे को, कितनी 8:15 बजे। क्या बात क्लियर है, बिल्कुल। और अगर ऐसे वीडियोज पसंद आते हैं तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।